you all doing? I hope all of you are doing great. कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? कल सब बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम था, बहुत सारे बच्चों का, कुछ का संस्कृत का था, कुछ का आज इंग्लिश का था या सोशल का था, कुछ का कल मैथ्स का है। तो कैसे जा रहे हैं, सबकी तैयारी कैसी हो रही है, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही जा रहा होगा। लेकिन अभी तक जो पेपर हो गए हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ डजंट मैटर, अब जो आने वाले उनकी प्रिपरेशन कीजिए, जितने भी बच्चे हैं ना। जैसा भी हो गया है बाद में एनालिसिस करेंगे ताकि फाइनल में हम अच्छे प्रिपरेशन कर सके फाइनल एग्जाम्स के लिए। और फाइनल में कौन सा सिलेबस है, कितना क्या आने वाला है, जब एग्जाम हो जाएगी तो एक पोस्ट में करूंगी, उसमें सभी लोग बताइएगा ताकि फटाफट हम लोग वीडियोस उस हिसाब से बना ले, है ना। वैसे आप अगर फ्री हैं तो अभी भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि फाइनल में क्या सिलेबस रहेगा, या अभी रहने दीजिए, अभी एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए एक सैंपल पेपर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आसपास वही आएंगे, मतलब चेंज करके थोड़ा सा टॉपिक आ सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं इस सैंपल पेपर में क्वेश्चंस के थ्रू, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस और ये देख लेते हैं स्टार्टिंग कैसा है। सो क्लास 7 का हाफ ईयरली का एक फाइनल पेपर मैंने आपके बनाया है, सोशल साइंस का, मार्क्स इसका 80 है, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। स्पेसेस जो प्रोवाइड होते हैं आपके आंसर शीट में, वहीं पर आंसर लिखना है। कहीं पर डायग्राम अगर नीडेड है तो आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स आपको दिए हुए हैं। अभी तक जितने भी सैंपल पेपर्स मैंने बनाए हैं, आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व किए, नहीं किए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी मैंने चैनल पे पूरा चेंज किया है, प्लेलिस्ट वगैरह अब आपको सही से मिल रहे हैं, ये भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे मैम ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये चीज नहीं मिल रही, इस सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा, तो क्या अब आप लोगों को सही से विजिबल है? प्लीज लेट मी नो। ओके, चलिए सैंपल पेपर देख लेते हैं। सो सेक्शन ए है, यहाँ पर एमसीक्यू रहेगा, 10 क्वेश्चन है, एक मार्क्स के, 1 से लेके 10 तक। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस में, है ना, एज यू कैन सी हियर। सो हमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, इसमें 6 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट इनके आंसर्स लिखने, 1 लाइन या 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। 12 मार्क्स का है सेक्शन बी हमारा। सेक्शन सी 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 17 से लेके 22 तक, ये टोटल 18 मार्क्स का हमारा सेक्शन है। सेक्शन डी जो है हमारे 6 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के। इसी हिसाब से आपको आंसर्स भी लिखने हैं, 23 से 28 तक आंसर्स जो होंगे थोड़े बड़े होंगे, एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स वाले में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 मार्क्स वाले में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नाउ सेक्शन ई है लास्ट वाला सेक्शन, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें पैसेज दिया गया है, केस दी गई है, केस स्टडी करनी है और इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये टोटल जो सेक्शन है 10 मार्क्स का, यानी ये 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। और सेकंड जो केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 30 की, इसे भी रीड करके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इनके भी 1-1 मार्क का ये क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए सैंपल पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पॉज करेंगे और आंसर्स करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको कितने मार्क्स आए। तो ये हमारा सेक्शन ए है, जिसमें एमसीक्यू देखने में, एमसीक्यू रीड कर रही हूँ, आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सो हिमालयाज आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। हिमालयाज कहाँ लोकेटेड है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेम्परेचर नापने के लिए? थर्मोमीटर, रेन गेज, देन बैरोमीटर या विंड वेन। देन विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? अच्छा देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करना क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हिमालय कहाँ लोकेटेड है, क्वेश्चन है, तो मान लो कि इसका आंसर हो गया, इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। वैसे इसका आंसर नदन है, अभी तक तो आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा, है ना, ये देख भी लेंगे हम। अब जैसे सदर्न है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, ये इनके ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, लेकिन इससे आपको क्या पता होना चाहिए, ऐसे होती है अच्छे से तैयारी। हिमालय नॉर्थ में, ये तो पता चल गया। अब कौन सा फिजिकल फीचर इंडिया का ऐसा है, ज्योग्राफिकल फीचर जो साउथ में है? तो इंडियन ओशियन है ना, डेक्कन प्लेट्यू है। वेस्ट साइड कौन सा है? तो थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ईस्टर्न साइड कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो ये जो हमने चीजें पढ़ी थी ये आपको पता होनी चाहिए। तो अदर ऑप्शंस क्या है वो भी पता होने चाहिए, तभी आप करेक्ट वाला मार्क करेंगे। एक और मैं बता देती हूँ, जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है ना, ये मार्क लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन रेन गेज किस काम आता है, बैरोमीटर किस काम आता है, विंड वेन जो है वो किस काम आता है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए बताइए विंड वेन किस काम आता है, आंसर मार्क करिए। तो आपको पता है एक क्वेश्चन के साथ आपने 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इसका भी पता चल गया। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता, कुछ डेक्कन प्लेट्यू किस पार्ट में लोकेटेड है ना, या फिर वेस्टर्न का कोई दे देते, ईस्टर्न का कोई दे देते, तो एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ये होता है प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि मान लो 10 क्वेश्चन किए तो आपको पता है एक में हमने 4
क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो 10 में हमने 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। मैं चाहकर भी 14 ऑब्जेक्टिव्स नहीं करा सकती एक पेपर में, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में तो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे टॉपिक्स, है ना। नाउ विच वाज कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल कौन सा था इनमें से? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और प्रयागराज। अब इसमें जैसे एक तो करेक्ट आंसर होगा कोई सा भी, है ना, बाकी जो बच गए वो किस लिए फेमस थे? जैसे उज्जैन क्यों फेमस है, पाटलिपुत्र क्यों फेमस है, तक्षशिला क्यों फेमस है, प्रयागराज क्यों फेमस है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। देन हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर इसमें से किसने फाइंड आउट किया? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या बिंबिसारा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा मौर्यन एम्पायर का जो एम्पायर है वो नहीं है, किंग नहीं है, तो आप इनमें से वो छांटना रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड नहीं है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक या ऑटोक्रेसी, कौन सा है वो बताना है। बाकी अदर क्यों फेमस है वो बताना है। व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में कौन सी चीजों से एक्सचेंज किया जाता था? कॉइन्स, गुड्स एंड सर्विसेज, करेंसी नोट्स, डिजिटल पेमेंट। देन थार डेजर्ट इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में मिलता है थार डेजर्ट? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस वेदर? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वेदर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप और विंड। देन हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया? पहले महान सम्राट कौन जाने जाते हैं इंडिया के? अशोका, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। देन इन अ मोनार्की, मोनार्की फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें रूलर जो होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड बाय पीपल। हेरिडिटरी किंग और क्वीन होते हैं। हेरिडिटरी मतलब एक ही खानदान के, एक ही वंश के लोग आगे राजा या रानी बनते हैं। नॉमिनेटेड बाय पार्लियामेंट, जिनको पार्लियामेंट नॉमिनेट करती है, या मिलिट्री हेड होते हैं, मिलिट्री के पर्सन संभालते हैं बागडोर। तो ये आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप कि आप लोगों ने उस तरीके से प्रैक्टिस की जिस तरीके से मैंने बोला आपको, है ना। तो नोट्स सामने रखिएगा। जो पिछला हमने वन शॉट रिवीजन देखा है ना, वो वाला वीडियो आप निकाल लीजिएगा। उसमें सभी चैप्टर्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिए थे, तो वहां पर आप साथ साथ नोट्स जो है आपके वो देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक में ये ऐसा है वो ऐसा है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब आंसर्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले है हिमालयाज आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। व्हेन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? थर्मोमीटर। विच वाज द कैपिटल ऑफ मगध? पाटलिपुत्र। तो इसमें एक प्रयागराज दिया था, उज्जैन दिया था, वो किस लिए फेमस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर किसने फाइंड आउट किया था, फाउंड किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? रिपब्लिक। देन व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में किस चीज से एक्सचेंज होता था? गुड्स एंड सर्विसेज। थार डेजर्ट इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में तो मेनली मिलता है, बाकी इसके अलावा थार डेजर्ट और किस किस स्टेट में फैला हुआ है ये भी बताना है। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस वेदर? सॉइल टाइप। जो 4 ऑप्शन देते हैं इसमें से सॉइल टाइप जो है वेदर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया? सो चंद्रगुप्त मौर्य वाज रिगार्डेड एज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया। देन इन अ मोनार्की द रूलर इज हेरिडिटरी किंग और क्वीन, मतलब एक ही घर से कोई ना कोई राजा या रानी बनता है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। अब सेक्शन बी देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ 11 से 16 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे पहला है डिफाइन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, एक एग्जांपल देना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का इंडिया से, है ना। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस है। फिर है डिफरेंशिएट करना है वेदर और क्लाइमेट के बीच में। फिर मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ अर्ली सिटीज इन इंडिया। देन राइट 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ अशोका। देन व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की? ये मोनार्की से कैसे अलग है? देन लास्ट वन इज व्हाट वर कॉइन्स? कॉइन्स क्या होते हैं? व्हाई वर दे बेटर देन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम से कॉइनेज सिस्टम क्यों अच्छा है ये भी बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, 2-2 करके देखेंगे। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड कल्चर। जो भी वेराइटीज होती हैं, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, क्लाइमेट होता है इंडिया में, वेजिटेशन है, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे जो है अलग अलग तरीके के लगते हैं अलग अलग एरिया में, कल्चर हर जगह का अलग अलग है, तो इसे हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताना था, एग्जाम्पल इसका हो गया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का, स्नोई हिमालय। हिमालय तो स्नोई है, वहां बर्फ जमी रहती है इन नॉर्थ। एंड हॉट डेजर्ट इन राजस्थान, और राजस्थान में गर्म टेम्परेचर रहता है और वहां डेजर्ट काइंड ऑफ कंडीशन है। नाउ हमें बताना था वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। तो वेदर इज डेली कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर, किसी भी जगह का शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर टाइम में वहां का एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर
टेम्परेचर कैसा है, हवा कैसी चल रही है, वो वेदर होती है। यही वेदर जब हम लॉन्ग टर्म का ले लेते हैं सो क्लाइमेट बन जाता है। क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स, बहुत समय का जब हम टोटल कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 था, दो फीचर्स हमें बताने हैं जो पहले की सिटीज थी इंडिया की वो कैसी थी। सो फर्स्ट इज सराउंडेड बाय वॉल्स और फोर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, देन सेकंड इज मार्केट प्लेसेस डेवलप्ड फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंजेस। आपको पता है ये आंसर आप डायग्राम बना के भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और इसमें लिख देंगे टू फीचर्स ऑफ अर्ली सिटी, अर्ली सिटीज, ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद दो इस तरीके से एरो बना देंगे, दो बताने हैं, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ऐसे डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 2 मार्क्स वाले में हो गया। आप 5 मार्क्स वाले में भी ऐसे कर सकते हैं। अब 2 है तो हमने एरो ऐसे दे दिया, 5 पॉइंट्स होते तो इस तरीके से 5 एरो दे देते और पांचों जगह पे एक एक पॉइंट लिख देते हैं ना। आंसर राइटिंग जितना सुंदर लिखेंगे उतना ज्यादा मैम को या सर को अट्रैक्ट करेगी आपकी नोटबुक और उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये पहले वाले में हम ये यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देंगे कि सराउंडेड बाय। अब कॉपी तो आपकी कॉपी में स्पेस ज्यादा होता है, नोट जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें स्पेस ज्यादा होता है ना। सराउंडेड बाय वॉल्स, या फिर सिंपल आप लिख सकते हो फोर्टिफिकेशन, ब्रैकेट में फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा बॉक्स बड़ा बना के फिर यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना के, नहीं भी बॉक्स बनाना है तो पॉइंट सीधे यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर आप लिख सकते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ अशोका। तो वैसे ही ऐसे एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ऐसा कर्वी बॉक्स बना देना तो इसमें स्केल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती और जल्दी बन जाता है। अब ऐसे एरो करके एक 1 लिख के ऐसे ये पॉइंट लिख दिया और इधर ऐसे एरो करके 2 लिख के ये वाला पॉइंट लिख देना। सो 2 अचीवमेंट्स क्या थे अशोका के? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वॉर, बिल्ट रोड्स, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेस फॉर पीपल। उसने रेस्ट हाउस बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, रोड्स बनवाए थे लोगों के लिए, है ना। अब एक पॉइंट लिख के इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, जैसे ये वाला टॉपिक आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया अचीवमेंट्स ऑफ अशोका। अब इसमें एक पॉइंट ऐसे लिखा, फर्स्ट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया आफ्टर कलिंगा वॉर, आफ्टर कलिंगा वॉर। ठीक है, पहला पॉइंट ऐसे लिख देंगे। देन यहां से नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड नंबर डाल के, बिल्ट, उन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई? बिल्ट रोड्स, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस फॉर पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पेन टैब से इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती, बट यू कैन डू बेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की? मोनार्की से कैसे अलग है? सो पहला, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जहां पर जो रूलर्स होते हैं, जो रूल कर रहे हैं, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और मोनार्की, रूलर्स इनहेरिट, वो इनहेरिट करते हैं सारी पावर को बाय बर्थ, वो किस घराने में उनका जन्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। देन व्हाट वर कॉइन्स? तो कॉइन्स वर मेटालिक मनी यूज्ड इन ट्रेड। व्यापार करने में जो मेटल की मनी यूज होती थी उसे कॉइन कहा जाता था। व्हाई वर दे बेटर देन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम से बेटर क्यों थे? क्योंकि दे वर बेटर देन बार्टर एज दे वर इजियर टू कैरी। उसे कहीं भी दूर ले जाने में इतना टफ नहीं होता था, एंड हैड फिक्स्ड वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी फिक्स होती थी। तो हमने सेक्शन बी देख लिया बेटा। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पर 17 से लेके 22 तक क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 है ना। तो 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट हमें लिखने हैं। तो हो सकता है जो मैंने आंसर दिए हैं यहाँ पर वो आपको बड़े लगे, बट यू कैन डिक्रीज द वर्ड लिमिट। अगर आपको आता है तो उसमें से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया विद एग्जांपल, देन एक्सप्लेन 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ महाजनपद, एक्सप्लेन 3 रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ मगध एम्पायर, देन लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ मनी ओवर बार्टर सिस्टम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सो पहला है 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बताने थे जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो पहला हो गया माउंटेन्स, हिमालयस इन द नॉर्थ
the country and affect climate by blocking cold winds. Then दूसरा है plains. Northern plains formed by river like Ganga and Yamuna are fertile and support dense population. Then plateaus. Deccan Plateaus is rich in mineral, supports industries and has uneven terrain. ठीक है. नाउ अगर आपको मैप बनाना आता है इंडिया का तो आप मैप बना के इनकी लोकेशंस भी बता सकते हैं आंसर में, तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 मेजर एलिमेंट्स बताने हैं हमें वेदर के. तो टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि हाउ हॉट और कोल्ड, कितना गर्म और ठंडा कोई भी जगह हो सकती है. इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और एग्रीकल्चर वहां का कैसा होगा ये भी डिसाइड होता है. देन रेनफॉल डिटरमाइंस वाटर अवेबिलिटी, किसी एरिया में पानी कितना है, वहां पे क्रॉप्स कौन सी उगाई जा रही है, वेजिटेशन कैसे है, किसी एरिया के वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है. देन विंड, मूवमेंट ऑफ एयर दैट अफेक्ट्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉर्म्स एंड डेली वेदर चेंजेस. जो विंड है वो मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब हवा जब मूव करती है उसे हम विंड बोलते हैं, और वहां पर कैसी रेनफॉल होगी, आंधी है या किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है वेदर में, वो विंड भी डिसाइड करती है. ठीक है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए. 6 हैं टोटल, तो आप 3 और कौन से उसके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ नाम बता दीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर हमें 3 फीचर्स बताने हैं महाजनपद के. तो सबसे पहले 3 फीचर्स है. तो पहला है लार्ज किंगडम, ये बहुत बड़े हुआ करते थे. इमर्ज्ड अराउंड 600 BC विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड लार्ज आर्मीज. इनकी रूलर्स जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और आर्मीज बहुत बड़ी होती थी. फोर्टिफाइड सिटीज हुआ करते थे, मतलब राजा जो है जो फोर्ट्स बनाते थे, किले बनाते थे, वो प्रोटेक्शन करने के लिए उनको फोर्टिफाइड कर देते थे, किलेबंदी कर देते थे. एंड कंट्रोल ओवर टेरिटरी. टैक्स सिस्टम, कलेक्टेड रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब होता है इनकम. रेवेन्यू टैक्स जैसे कलेक्ट किया जाता था किस किस से, किसानों से, ट्रेडर्स यानी व्यापारी से, आर्टिशियंस जो कलाकार होते थे जो कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता था. किस लिए ये टैक्स कलेक्ट करते थे या इनकम जो होती थी ये रूलर की? टू मेंटेन आर्मी. आर्मी के लिए खर्चा भी तो होता है, उनकी सैलरी देनी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सारे राजकाज को संभालने के लिए ये पैसे इकट्ठे किए जाते थे, इन्हीं से राजा काम करता था. ठीक है. नाउ 19th हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. सो एक्सप्लेन 3 रीजंस बिहाइंड राइज ऑफ मगध एम्पायर. मगध एम्पायर के राइज होने के 3 कारण क्या थे? तो पहला तो ये था कि वो गंगा नदी के किनारे है, तो फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ जमीन है वहां की. रिच सॉइल ऑफ गंगा वैली सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सरप्लस प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था वहां, और सरप्लस मतलब अधिक प्रोडक्शन होती थी अनाज की, जिससे लोगों को कभी खाने की कमी नहीं हुई और वहां पर लोग जो है अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे. आयरन अवेबिलिटी, जब मेटल की खोज हुई तो जैसे उसमें आयरन, लोहे की खोज हुई तो उससे आयरन और डिपोजिट वहां पर उस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो हेल्प मिली उससे कि पावरफुल वेपन्स और टूल्स बनाए जा सके. स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, रिवर्स की वजह से वहां पर ट्रेड फैसिलिटेट हुआ, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हुई, एंड इजी डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज. एनिमी से डिफेंस करने में भी वहां पर बहुत आसानी हुई. देन क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. सो लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स बताने हमें. पहला पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सिटीजन ही तो इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, थ्रू देयर वोटिंग. देन इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स एंजॉयज इक्वल राइट, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार मिलते हैं डेमोक्रेसी में. अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल. आंसरेबल टू पीपल मतलब अभी हमने वोट दिया, किसी को जिता दिया, लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो जनता जो है, हम जो नॉर्मल लोग हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा. अगर उन्होंने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन हम उनको वोट नहीं देंगे और उन्हें हरा सकते हैं ना. एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से काम करेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, गिव 3 एडवांटेज ऑफ मनी ओवर बार्टर सिस्टम. मनी जो पैसा है, जब मनी आ गया फ्लो में तो फिर वो बार्टर सिस्टम से कैसे अच्छा था इसके बारे में बताना है. सो सबसे पहले रिमूव डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. पहले क्या था, सामान जब हम एक्सचेंज करते थे तो दोनों व्यक्ति जो सामान एक्सचेंज करना चाहते हैं उनके पास वो चीज होनी चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए, नहीं है तो पॉसिबल नहीं था. तो ये हट गया मनी से. पीपल कैन डायरेक्टली बाय गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एक्सचेंजिंग गुड्स. अब सामान चेंज नहीं करना था, पैसे देना था और सामान लेना था. स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मनी ने एक फिक्स मेजर बताया कि किस सामान के लिए कितना पैसा देना है. ठीक है. मेकिंग ट्रेड सिंपलर, अब व्यापार करना आसान हो गया था. स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी सेव्ड, मनी को हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए. लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स है बार्टर सिस्टम में, जैसे वीट वगैरह, गेहूं वगैरह का एग्जाम्पल चैप्टर में दिया था, वो खराब हो जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सेक्शन डी है हमारा, यहाँ पे 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर्स बेटा बड़े होंगे, एटलीस्ट 5 मार्क्स के आपको लिखना रहेगा. क्वेश्चन 23 है, डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. ये तीनों
तीनों के बेसिस पे इंडिया में क्या क्या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बताना है. एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर देम. देन राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्रोथ्स ऑफ सिटीज एंड स्टेट्स इन अर्ली इंडिया विद एग्जांपल्स. डिस्कस अशोका's एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज आफ्टर द कलिंगा वॉर. अशोका की क्या पॉलिसीज थी कलिंगा वॉर के बाद. देन डिफरेंशिएट बिटवीन मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी विद एग्जांपल. इन तीनों को हमें इन तीनों का डिफरेंस बताना है, एग्जांपल्स भी देने हैं. एंड एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कॉइन्स एंड मॉडर्न फॉर्म. मनी कैसे इवॉल्व हुई बार्टर सिस्टम से, जो आज का फॉर्म है, डिजिटल भी आ गया है, तो कैसे हुआ वो बताना है. ठीक है, तो चलिए अब पांचों क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके. पहला, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन तीनों फॉर्म में बताना है. सो रिलीफ के फॉर्म में इंडिया हैज माउंटेन्स जैसे हिमालयाज, प्लेट्यूज है, डेक्कन प्लेट्यू, प्लेन एरिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, डेजर्ट्स है जैसे थार डेजर्ट, कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे का एरिया. तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है रिलीफ में इंडिया में. रिलीफ क्या होता है, लैंड फॉर्म कहाँ का कैसा है, तो पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कोस्टल रीजन है. कितनी विविधता है, राइट. ऐसे ही क्लाइमेट में अगर हम देखें तो इट वरीज फ्रॉम कोल्ड हिमालयन रीजन, हिमालय में बहुत ठंडा है, टू हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में बहुत गर्म है, और ट्रॉपिकल है कोस्टल एरिया में. कोस्टल एरिया में ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, मॉडरेट. ठीक है, अब वेजिटेशन में बोला हुआ है, तो वेजिटेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट है. माउंटेन्स में जो पेड़ होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है. क्यों होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बर्फ अगर इस पे गिरेगी तो इसके पत्तों से वो नीचे गिर जाएगी, है ना, इसीलिए इन पेड़ों का शेप इस तरीके का रहता है. और मैनग्रोव्स हमने देखे थे सुंदरबन वाले एरिया में इसमें है. दिस डाइवर्सिटी सपोर्ट वेरिड लाइफस्टाइल. ये जो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं इससे अलग अलग लाइफस्टाइल है लोगों की. एग्रीकल्चर अलग अलग चीजों की जाती है अलग अलग जगह पर. ऑक्यूपेशंस लोगों के अलग अलग है पूरे इंडिया में. इट ऑल्सो मेक इंडिया यूनिक विद रिच नेचुरल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. इंडिया की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यही इंडिया को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 दिया है. वेरियस एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं वेदर के एंड हाउ दे आर मेजर्ड, और उन्हें नापा कैसे जाता है वो भी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का आए, 3 नंबर का आएगा जरूर बेटा, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. नाउ टेम्परेचर पहला है, अभी मैंने 3 बताए थे और 3 कहा था, 2 कहा था आपको याद करने के लिए, 3 तो जो बचे हुए यहाँ सारे दिए हुए. सो टेम्परेचर 5 नंबर का, इसलिए मैंने 5 पॉइंट्स लिखे. टेम्परेचर ये थर्मोमीटर से नापा जाता है और ये इफेक्ट करता है हीट, क्रॉप की ग्रोथ और कंफर्ट. देन रेनफॉल, ये रेन गेज से नापा जाता है. ये मैच देम भी आ सकते हैं, है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए. रेनफॉल रेन गेज से नापते हैं. ये डिसाइड करता है वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर कैसा होगा किसी एरिया में. एयर प्रेशर ये बैरोमीटर से नापा जाता है एंड इन्फ्लुएंस विंड एंड स्टॉर्म्स. देन विंड, हवा जो है ये मेजर होती है एनीमोमीटर से. विंड वेन से भी नापा जाता है इसको. शो स्पीड एंड डायरेक्शन, इससे हमें विंड वेन से स्पीड और डायरेक्शन दोनों पता चलती है हवा की. देन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये हाइग्रोमीटर से मेजर होता है. ये दिखाता है कि एयर में, हवा में कितना ज्यादा मॉइस्चर है और वहां की रेनफॉल कैसी होगी और हेल्थ कैसी रहेगी लोगों की. ठीक है, सो ये 24 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. राइट अ नोट ऑन इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड स्टेट इन अर्ली इंडिया. कैसे सिटीज जो है वो डेवलप होने लगी, इमर्ज होने लगी शुरुआती इंडिया के हिस्ट्री में, वो आपको बताना है और एग्जांपल्स भी देने हैं. सो पहला है अराउंड 600 BC. 600 BC के अराउंड महाजनपद डेवलप हुए, जैसे मगध, कौशाला, वत्सा, ये इमर्ज हुए. फिर किंग्स ने क्या किया, फोर्टिफाइड सिटीज बनाने लगे, मतलब किलेबंदी करने लगे डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और कंट्रोल के लिए. देन एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए, है ना, इन स्टेट्स को वेल्दी बनाया, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा. सिटीज लाइक पाटलिपुत्र एंड वैशाली बिकम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर. ये जो दोनों सिटीज थी, पाटलिपुत्र और वैशाली, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनने लगे पॉलिटिक्स के, कल्चर के. स्ट्रॉन्ग आर्मीज होने लगी इनकी. टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा था जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं. एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज ऑफ अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर जब हुआ उसके बाद अशोका ने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई वो बताना है. सो ही वाज डीपली अफेक्टेड बाय ब्लडशेड. जो युद्ध हुआ था कलिंगा का, उसमें जो इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जो लोगों को नुकसान हुआ था, वो देखकर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म, जिसमें नॉन वायलेंस, अहिंसा, देन पीस, शांति, टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर समझना. इन पॉलिसीज को उन्होंने अपनाया जिसे नाम दिया गया धम्म. ही बिल्ट हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस फॉर वेलफेयर, स्प्रेड बुद्धिज्म बाय सेंडिंग मिशनरीज टू डिफरेंट रीजन. हिज एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन जस्टिस, काइंडनेस एंड केयर ऑफ पीपल एंड एनिमल.
इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड भी पक्का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे कुछ भी आए, ऑब्जेक्टिव में आए, 2 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, बट आएगा जरूर, ये आप लिख के ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 27 है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। इन तीनों चीजों में आपको डिफरेंस बताना है, तीनों टॉपिक में एग्जाम्पल्स भी देना है। तो मोनार्की जिसमें राजा या रानी रूल करते हैं, ये हेरिडिटरी पावर होती है इनकी। अब देखो यहां से यहां तक बेटा एक पॉइंट है ना, देखो एक सेकेंड, यहां से यहां तक एक पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, इसमें ये पहला पॉइंट है ना, तीनों के लिखने थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो, यहां पर तीनों नाम लिख दिए, ठीक, यहाँ मोनार्की लिख दिया, यहाँ डिक्टेटरशिप लिख दिया, यहाँ डेमोक्रेसी लिख दिया। अब यहाँ पर एक और सीरियल नंबर के लिए 1 ले लिया। अब पहला पॉइंट ये वाला लिख दोगे, मोनार्की के नीचे रूल बाय किंग, इसमें डिक्टेटरशिप में ये वाला लिख दोगे, पावर हेल्ड बाय 1 पर्सन। मतलब मोनार्की जो है इसमें राजा या रानी रूल करते हैं, डेमोक्रेसी ये डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन के पास सारी पावर होती है, और यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले पॉइंट तीनों के हो गए। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पर पावर पास्ड बाय हेरिडिटरी, तो यहाँ आप लिख सकते हो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक ही फैमिली में ये पावर पास करते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ऑफन टेकन बाय फोर्स, फोर्सफुली ये लोग पावर गेन करते हैं। देन इसमें क्या होता है, इंश्योर इक्वालिटी एंड राइट, यहाँ पे इक्वालिटी और राइट होती है, सिटीजन पावरफुल होते हैं। तो ऐसे आप टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख दोगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो जैसे मोनार्की का है एंशिएंट इंडिया या ब्रिटेन इन पास्ट, अब डिक्टेटरशिप का है हिटलर इन जर्मनी, डेमोक्रेसी का इंडिया आज का जो है, ठीक। इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप पीपल हैव लिटिल से, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में लोगों के पास कहने के लिए कम होता है, क्योंकि पावर जो है वो राजा के पास होती है या डिक्टेटर के पास होती है। बट डेमोक्रेसी एम्पावर सिटीजन, डेमोक्रेसी में लोगों को पावर मिलती है। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट पार्टिसिपेटरी एंड फेयर सिस्टम, डेमोक्रेसी को सबसे फेयर अच्छा सिस्टम माना जाता है गवर्नमेंट का, और इसमें लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में से भी एक ना एक टॉपिक जरूर आएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कॉइन्स एंड टू मॉडर्न फॉर्म। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, हमें इवोल्यूशन बताना है, इवोल्यूशन मतलब ग्रोथ। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, इसमें गुड्स एक्सचेंज होते थे, फॉर गुड्स डिफिकल्ट ड्यू टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देन मेटल कॉइन्स आए, जो सिल्वर कॉपर कॉइन्स होते थे, एंशिएंट इंडिया में इसे यूज किया जाता था ट्रेडिंग के लिए। फिर पेपर मनी आया, इजियर टू कैरी एंड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। फिर बैंकिंग सिस्टम आया, चेक्स आने लगे, डीडी आने लगे, डिमांड ड्राफ्ट्स। अब मॉडर्न डिजिटल मनी का जमाना आ गया, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स मेकिंग ट्रेड फास्टर एंड सेफर, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसको पता है आप ऐसे भी बना सकते हो, ये लिख दिया ऐसे पॉइंट्स बनाने से पहले एक डायग्राम भी बना सकते हो, तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम में पहले आप लिख देना, एक बॉक्स बनाया बार्टर सिस्टम, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है इस तरीके से, बार्टर सिस्टम। फिर एक एरो बनाना, फिर ये लिखना मेटल कॉइन्स, ठीक है, मेटल कॉइन्स। फिर तीसरा एक बॉक्स बनाना, उसमें लिखना बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ठीक, ये वाला। फिर डिजिटल मनी, ठीक। ऐसे एक वो बना दिया आपने फ्लो चार्ट, है ना, कि पहले ये आया फिर ये आया। एरोज क्या दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब इसमें इससे पहले भी जो बार्टर सिस्टम है, इससे पहले भी एक बॉक्स बनाओगे और उसमें लिखोगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये वाला लाइन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक। जरूरी नहीं है एक लंबी सी लाइन लिखे, ऐसे आप बॉक्स में लिख सकते हो, फिर ये फ्लो बना दोगे। अब ऐसे फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप ये थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम साथ साथ आंसर राइटिंग भी सीखते जा रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन ई। इसमें क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी है, पहले रीड करेंगे फिर 5 के आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 में भी यही है। तो चलिए 29th वाला देख लेते हैं। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स टू फर्टाइल प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल रीजन्स। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट्स own unique climate and culture. Such differences make India special but also united. So ये बार बार हम पढ़ चुके हैं। अब पहला है what is meant
represented by diversity? Mention one example each of physical and cultural diversity. Which desert is found in India? Name any one coastal state of India. Why is India called unity in diversity? चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। हमें एक एक एग्जांपल बताना था फिजिकल और कल्चर डाइवर्सिटी का। तो फिजिकल में हिमालयाज एंड डेजर्ट, अलग अलग यहाँ पे रिलीफ फीचर्स हैं, क्लाइमेट है, वेदर है। कल्चरल हो गया डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड ईद। देन विच डेजर्ट इज फाउंड इन इंडिया? थार डेजर्ट, राजस्थान में। वन कोस्टल स्टेट बताना है आपको इंडिया का, केरला है। एक और बता दिया मैंने, तमिलनाडु है। कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे आता है। तो इंडिया का जब आप सदर्न मैप देखेंगे, केरला यहाँ पर आता है, तमिलनाडु समवेयर यहाँ पर आता है, ठीक है। देन इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि इतनी डिफरेंसेस हैं ज्योग्राफी में, कल्चर में, लैंग्वेज में, फिर भी इंडियंस लिव टुगेदर विद यूनिटी। फिर भी वो लोग एकजुट होकर हम लोग रहते हैं इंडियंस, इसीलिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा पैसेज है, सो इन एंशिएंट टाइम पीपल एक्सचेंज गुड्स थ्रू बार्टर सिस्टम। लेटर मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर वर यूज्ड टू मेक कॉइंस। टुडे करेंसी, नोट्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर कॉमन। मनी हैज मेड ट्रेड easier and faster. Now, what is barter system? One drawback of barter system: two metal used in making ancient coins. What is modern form of money transaction? How is money better than barter system? तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। So, बार्टर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट मनी, जहां पर सामान को हम एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे दिए, सामान के बदले सामान। राइट वन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड डिफिकल्टी इन मैचिंग नीड्स। देन इसे मैचिंग नीड्स में डिफिकल्टी यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दो मेटल्स जो कॉइन बनाने में यूज होते थे, कॉपर एंड सिल्वर। फिर मॉडर्न फॉर्म क्या है मनी के ट्रांजेक्शन का? डिजिटल पेमेंट्स लाइक यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, देन ऑनलाइन बैंकिंग। हाउ इज मनी बेटर देन बार्टर सिस्टम? मनी इज पोर्टेबल, मनी को हम कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं, एंड फिक्स्ड वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी फिक्स है। मेक्स ट्रेड फास्टर एंड ईजियर। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू। कैसा लगा आप लोगों के सैंपल पेपर? जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी मुझे पता चलेगा। अभी एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी, 6-7 बजे तक हो जाएगा, जिसमें मैप वर्क मैं करा दूंगी। उससे पहले ही ट्राई करूंगी, मैं बना ही रही हूँ, होने वाला है वो। मैप वर्क कंप्लीट करके और दे दूंगी। तो उसमें हर चैप्टर से, जिस भी चैप्टर से पॉसिबल है, एटलीस्ट 10-20 एंट्रीज ले लेंगे मैप पे, कहाँ पे मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, विद दिस वी आर डन विद द सैंपल पेपर। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।